तो आज मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री ऑनर्स का क्वेश्चन लाया हूं, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करे या 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के राजनीतिक विघटन का वर्णन करे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सो इसका आंसर आप लोग देखेंगे। जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं है, वो अगर जिसके पास बुक है या नोटबुक है या कोई भी बुक है, उससे आप तैयारी करें, क्योंकि ऑनर्स को हल्के में नहीं लेना है, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य का पतन नियंत्रित था, इसलिए कि सभी साम्राज्यों का पतन किसी न किसी दिन तो होना ही है। जब पतन का काल उपस्थित होता है तो बहुत से उपसर्ग भी आ जाते हैं। यूँ तो तैमूर साम्राज्य की लाश 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिपाही विद्रोह के पश्चात दफनाई गई, किंतु उसका जनाजा बहुत पहले ही निकल चुका था। भारत के राजनीतिक रंगमंच पर प्रभावशाली शक्ति के रूप में मुगलों का पतन बहुत पहले ही हो चुका था। यह तो सच है कि औरंगजेब की मृत्यु के कुछ ही वर्षों के भीतर विशाल मुगल साम्राज्य बालू की भीत की तरह ध्वस्त प्राय हो गया। डॉक्टर स्मिथ ने मुगल साम्राज्य के पतन पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा है कि परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की जो स्थिति हुई, उसमें मुगल साम्राज्य के पतन का तीव्रता से आश्चर्य नहीं होता, अपितु आश्चर्य तो इस तथ्य से होता है कि वह किस प्रकार इतना दीर्घजीवी हुआ। तो चलिए, वस्तु स्थिति जो भी हो, मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण जो कि नीचे है, क्या है, पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है। पॉइंट है फर्स्ट, वह है साम्राज्य और आने जाने की असुविधाएं। मुगल साम्राज्य के पतन के बहुत से कारण थे। पहली बात तो यह थी कि औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य भारतवर्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ था। उस जमाने में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के आजकल की भांति यातायात की सुविधाएं नहीं थी। इसके अलावा औरंगजेब किसी पर विश्वास नहीं करता था। फलतः जब वह सीमा प्रांत में रहता तो दक्षिण में गड़बड़ी पैदा हो जाती थी, और जब दक्षिण में जाता तो उत्तर भारतवर्ष में शासन ढीला पड़ जाता था। ऐसी अस्त व्यस्त की स्थिति में मुगल साम्राज्य का पतनोन्मुख होना स्वाभाविक ही था। दूसरा जो पॉइंट है वह है औरंगजेब का धार्मिक अत्याचार और कपट व्यवहार। मुगल साम्राज्य के पतन का दूसरा प्रधान कारण औरंगजेब का कट्टर धार्मिक विचार था। हिंदुओं पर जो उसने धार्मिक अत्याचार किए, उससे हिंदू मुगल साम्राज्य के पक्के दुश्मन बन गए। उसने अपनी कठोर धार्मिक नीति और कपट व्यवहार से राजपूतों की सहानुभूति भी खो दी, जिन्हें अकबर की उदार नीति ने साम्राज्य का उधार स्तंभ बना दिया था। अगला जो पॉइंट है वह है मराठों की शक्ति। इसी समय मुगलों के विरोध में मराठों की एक नई शक्ति जाग पड़ी। मराठों को हिंदुओं से काफ़ी मदद मिलने लगी और उन लोगों ने मुगल साम्राज्य की नींव को जड़ से हिला दिया। अगला जो पॉइंट है वो है बीजापुर और गोलकुंडा की बर्बादी। औरंगजेब ने दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों को बर्बाद कर बहुत बड़ी राजनीतिक भूल की। दक्षिण में यही दो मुसलमानी राज्य थे जो मराठों के मार्ग में रुकावट थे। इसके बर्बाद होने पर मराठे स्वतंत्र हो गए और उनका बल बढ़ गया तथा मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होने लगा। अगला पॉइंट है दक्षिण की लड़ाई। दक्षिण की लड़ाइयाँ बहुत दिनों तक जारी रही। इससे मुगल साम्राज्य के आर्थिक और सैनिक बल को बहुत बड़ा असह्य धक्का पहुंचा। अगला छठा पॉइंट है औरंगजेब के बाद कमजोर और अयोग्य सम्राटों का गद्दी पर बैठना तथा योग्य नेता की कमी। मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब के समय में ही शुरू हो गया था। औरंगजेब के बाद मुगल वंश के जितने राजा हुए वे सब कमजोर और निकम्मे थे। वे इतने
बड़े साम्राज्य के पतन को, जिसकी जड़ पहले ही हिल चुकी थी, किसी तरह भी नहीं संभाल सकते थे। दूसरे औरंगजेब अपने बेटे से भी सशंकित रहता था, इसलिए उसने अपने जीवन काल में उन्हें राजकाज चलाने की कोई तालीम नहीं दी, जिससे वे कोरे के कोरे ही रह गए। अगला पॉइंट है राज सिंहासन के लिए खून खतरे और लड़ाइयाँ। आपसी मतभेद राज सिंहासन के लिए मुगल शाहजादों में बार बार खून खतरों और दरबारियों के स्वार्थ साधन और दलबंदियों से भी साम्राज्य के ऊपर बहुत बड़ा आघात पहुंचा। अगला पॉइंट है नादिरा शाह दुर्रानी और अहमद शाह अब्दाली के हमले। साम्राज्य के कमज़ोर हो जाने पर बाहर के शत्रु भी इस पर टूट पड़े। नादिरा शाह और अहमद शाह हमले ने साम्राज्य के बचे बचाए मान को भी नष्ट कर दिया। अगला पॉइंट है मुगलों के ऐसा आराम। इन सब कारणों के अलावा मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण मुगलों का नैतिक अधपतन था। हिंदुओं के भोग विलास और धन दौलत ने उसकी सैनिक शक्ति को नष्ट कर उन्हें आराम तलब और ऐसा अयास बना दिया। इस वंश का निर्माण करता बाबर लड़ाई के जोश में हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी नदियों को पैदल ही पार कर जाता था, परंतु औरंगजेब के शौकीन दरबारी पालकी पर चढ़कर युद्ध में जाया करते थे। अगला पॉइंट है सैनिक बल और विदेशी शासन। अंत में संक्षिप्त यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में मुगल लोग विदेशी शासक थे और उनका शासन सैनिक बल पर आधारित या अवलंबित था। इस तरह का राज्य जिसमें प्रजा की सहानुभूति न हो तभी तक चल सकता है जब तक शासनकर्ता योग्य और पराक्रमी हो, परंतु मुगल वंश में औरंगजेब के बाद एक भी योग्य और बुद्धिमान सम्राट गद्दी पर नहीं बैठा। ऐसी अवस्था में साम्राज्य का पतन अनिवार्य था। अगला जो पॉइंट है वह है सरदारों की दलबंदियां और स्वार्थ साधन। बड़े बड़े सरदार और दरबारियों में दलबंदियां चलती रहती थी। ये लोग पहले अपना स्वार्थ साधन करते और राज्य के मामले पर कम ध्यान देते थे। खासकर पिछले मुगल सम्राटों के समय में ऐसे स्वार्थ साधनों की खूब चल बन गई थी। जुल्फार खां, सैयद बंधुओं और निजामुल्क जैसे सरदारों ने तो समूचे राज्य पर अपने सिक्के जमा लिए और मुगल सम्राट उनके हाथ का खिलौना बना रहा। इसलिए शासन दिन पर दिन खराब होता गया। फलतः मुगल साम्राज्य का पतन अवश्य भावी हो गया और इस प्रकार 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद केवल उसका कंकाल मात्र रह गया। अगला जो पॉइंट है वह है जागीरदारी प्रथा का प्रारंभ। जागीरदारी प्रथा मुगलों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुई। मुगल राजाओं ने अपने कर्मचारियों पर प्रसन्न होकर उन्हें जागीर प्रदान की थी। आगे चलकर इस प्रथा में दोष आने लगे। जागीरदार स्वतंत्र होने का प्रयत्न करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि राज्य के चारों ओर नवाबी की स्थापना हुई। जागीरदार छोटे छोटे राजा बन गए। वे एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करने लगे। अगला जो पॉइंट है वह है प्रजा के हित की उपेक्षा। मुगल के शासनकाल में केवल अकबर ही ऐसा सम्राट हुआ जिसने सदैव प्रजा के हितों का ध्यान रखा। अकबर के अतिरिक्त सभी मुगल सम्राटों ने प्रजा के हितों की उपेक्षा की थी। उनकी शासन व्यवस्था ही ऐसी थी कि जिसमें केवल सम्राट के गौरव और व्यक्तित्व की ओर ध्यान दिया जाता था और जनता के हितों की उपेक्षा की जाती थी।
अगला पॉइंट है राष्ट्रीयता का अभाव। अकबर को छोड़कर मुगल काल में कोई भी राष्ट्रीय शासक नहीं हुआ। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की थी। उसके पश्चात किसी भी सम्राट ने यह प्रयत्न नहीं किया था। औरंगजेब हिंदुओं तथा शिया मुसलमानों से घृणा करता था। राष्ट्रीयता के अभाव में इस तरह मुगल साम्राज्य की दृढ़ता समाप्त हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मुगल साम्राज्य के विनाश का अंतिम महत्वपूर्ण कारण था। देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित होना। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में एक व्यापारिक संस्था थी, परंतु आगे चलकर इसके व्यवस्थापक ने आंतरिक स्थिति से लाभ उठाकर प्रभुत्व शक्ति स्थापित कर ली। संक्षेप में जर्जर मुगल साम्राज्य उनके युद्ध कौशल, सैन्य संगठन तथा शस्त्रों का सामना नहीं कर सका। बहादुर शाह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का अंतिम चिराग बुझ गया। उपयुक्त वर्णित तथ्यों के अध्ययन उपरांत निष्कर्ष स्वरूप यह स्पष्ट हो जाता है कि मुगल साम्राज्य का पतन आकस्मिक नहीं अपितु क्रमिक था। इस तरह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। आप लोगों को पॉइंट को ध्यान में रखना है और खुद अगर एक बार सुन लिए हैं या आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़रूर अच्छा से लिखेंगे, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।